हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र इसका सेकंड पार्ट समझा रही हूँ। फर्स्ट सेशन मैंने आपको समझाया था, तो इसमें हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स इम्पॉर्टेंट है जो आपको फॉर एग्ज़ाम ज़रूर याद करनी चाहिए। इसमें पहला है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। तो आप इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, पहले इसको आप समझ लीजिए। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू मतलब डोमेस्टिक, हमारी देश के अंदर, उत्पाद मतलब वस्तुओं का प्रोडक्शन। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रक, हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों में जो वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मूल्य को, उसके टोटल सभी वस्तुओं के मूल्य को हम ऐड करें, जोड़ लें, तो वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब इसमें हमें कौन सा मूल्य जोड़ना चाहिए? इसमें हमें वस्तुओं का अंतिम मूल्य जोड़ना है। अंतिम मूल्य क्या होता है? जब कोई वस्तु बिल्कुल लास्ट स्टेज पर उपभोक्ताओं के पास उपभोग के लिए पहुंचती है, तो उन वस्तुओं को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। मान लो किसी किसान ने गेहूं अपने खेत में उत्पादन किया है। अगर वह गेहूं बेचता है, बेचकर अगर कोई घर में लोग उसको पीस कर आटा बनाने के लिए लेके जाते हैं, तो वो उपभोक्ता के पास डायरेक्ट पहुंच गया और उस वक्त वो गेहूं अंतिम वस्तु बन गया। लेकिन अगर उस गेहूं को किसी बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक ने खरीदा है, तो उस समय वो गेहूं मध्यवर्ती वस्तु बनेगा। और क्योंकि बिस्किट का अंतिम उपभोग किया जा रहा है, तो वो बिस्किट अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो इसमें अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक ही वस्तु के कई बार मूल्य जुड़ जाएंगे। गेहूं का भी मूल्य जुड़ जाएगा, उसके बाद जब आटा बनेगा उसका मूल्य जुड़ जाएगा, फिर बिस्किट बनेगा उसका मूल्य जुड़ेगा। तो ऐसे कई एक ही वस्तु के कई बार जोड़ हो जाएंगे। तो उनको, इस कमी को दूर करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। तो इसकी हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि किसी विशेष वर्ष में, क्योंकि हर वर्ष गणना की जाती है, तो जो गणना जो हम लेते हैं वो एक वर्ष के लिए लेते हैं। किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रकों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड आ जाती है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। अधिनियम मतलब कानून, 2005। यह जो है एक कानून है जो केंद्रीय सरकार ने, किसने? केंद्रीय सरकार ने 2005 में ये पारित किया था, पास किया था। लोगों को रोजगार देने से संबंधित ये कानून है। तो अब ये कानून भी लागू है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मनरेगा भी ज़रूर याद करना चाहिए। और इसके 5 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। 5 पॉइंट्स से ज़्यादा, 5 मार्क्स से ज़्यादा कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, तो मिनिमम आपको इसके 5 पॉइंट्स तो जानने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम एवं ज़रूरतमंद को रोजगार देना। ये अधिनियम या ये कानून एक लोगों को इंश्योर करता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ओनली फॉर रूरल एरियाज के ज़रूरतमंद जो लोग हैं और सक्षम है, जो काम करने के योग्य भी हैं, काम करना चाहते भी हैं, उनको रोजगार सरकार दे। सेकंड है एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना निश्चित। सरकार जो है 365 दिन में से इस कानून के मुताबिक 100 दिन रोजगार देने के लिए बाध्य है। सरकार को मिनिमम 365 दिन में से 100 दिन तो रोजगार अवश्य देना होगा। थर्ड है हमारा रोजगार ना देने पर रोजगार भत्ता देना। ये जो हमारा अधिनियम है, ये कानून है, इसके द्वारा लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी एश्योरिटी होती है कि अगर सरकार 365 दिन में से 100 दिन भी अगर रोजगार नहीं दे पाती है, तो ऐसे लोगों को सरकार रोजगार भत्ता देगी। नेक्स्ट हमारा 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित। जो भी रोजगार के जो पद हैं या जो भी जितना भी रोजगार अवेलेबल है, सरकार लोगों को मुहैया करा रही है, उसका 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यानी ये एक तरह से
महिलाओं के लिए आरक्षण हो गया। काम का अधिकार के तहत काम के अधिकार के तहत इस योजना को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। जैसे हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, निजता का अधिकार पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान में है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की भलाई के लिए लागू किए गए हैं। तो ये काम का अधिकार भी हमारा जो इसके तहत ही इस कानून को लाया गया कि काम का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर नागरिक को है। तो इसके तहत केंद्र सरकार ने ये कानून पास किया था कि लोगों को कम से कम 365 दिन में से 100 दिन तो रोजगार सरकार अवश्य देगी। अगर नहीं कर पाती ऐसा तो उसको रोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। तो ये भी रोजगार से संबंधित है, इसलिए इसको भी आपको ज़रूर याद करना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व। हमने तीनों क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी। बहुत लोग खेती के काम में लगे हुए थे। कृषि प्रधान देश भारत था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर और तृतीय क्षेत्र को अपनाते जा रहे हैं। तो तृतीय क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता जा रहा है हमारा। किस कारण से तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है? वर्तमान समय में निरंतर तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। लोग प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र का काम छोड़कर वो तृतीय क्षेत्र का काम करना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र में आना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र में विशेष तौर पर कृषि में उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है। जब लोग खेती करते हैं तो उनका उत्पादन एक तरह से असुरक्षित रहता है। बाढ़ आने के कारण या किसी भी हमारा मौसम खराब होने के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पादन पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। फिर उसका कीमत किसान को नहीं मिल पाती और उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ऐसे काम को छोड़कर हम ऐसा तीसरे क्षेत्र में जाएं जहां उनको मिनिमम रोजगार या मिनिमम वेतन वगैरह मिले। सेकंड है हमारा शिक्षित होने पर वह सफ़ेद पोश कार्य को प्राथमिकता देते हैं। आपको मालूम है कि डे बाय डे हम शिक्षा की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, शिक्षित हमारा देश होता जा रहा है। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वो किसी भी तरह का शारीरिक कार्य या ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो जो श्रम प्रधान होता है, जिसमें जैसे किसान खेतों में जाता है, धूप में भी काम करता है, शारीरिक काम करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे काम करने से हिचकिचाता है और इसलिए वह तृतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शहरी सुख सुविधाओं का आकर्षण लोगों को तृतीय क्षेत्र की ओर आकृष्ट कर रहा है। तो आपको मालूम है कि शहरों में सारी सुख सुविधाएं होती हैं, पक्के मकान, अस्पताल, मार्केट, बैंकिंग, हर तरह की सुविधाओं का मुहैया होती हैं शहरों में। तो शहरों का जो एक तरह से एक विलासिता का जीवन है, एक अच्छा जीवन है, एक सुख वाला जीवन है, उसकी तरफ लोग आकृष्ट होते जा रहे हैं और इसीलिए वो प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर जब शहरों में आते हैं तो डेफिनेटली उनको तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। शहरों में आकर वो खेती नहीं कर सकते। तो इस आकर्षण के कारण जब वो शहरों में आते हैं और सेवा क्षेत्र में उनको नियोजित होना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। एक किसान जब अपना खेतों में उत्पादन करता है तो उसको अपनी मनचाही कीमत वह नहीं ले पाता। और सरकार अगर किसी की उत्पादन पर निश्चित भी करती है कीमत, तब भी उसका जो है खरीद फरोश सब कुछ जमींदार या जो थोक व्यापारी है जिनके यहाँ मंडी में वो बेचने जा रहा है उस पर निर्भर करता है और मनचाही कीमत पर वह किसानों से उत्पादन को खरीदता है। और मौसम की मार के कारण या उत्पादन के खराब होने के डर से जो किसान जो है कम कीमत पर भी अपने उत्पादन को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि इस नुकसान से बचने के लिए वह तृतीय क्षेत्र की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा तृतीय क्षेत्र में काम करना प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। अच्छी आप लोगों को देखते होंगे कि जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं तो एक वो बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्र माना जाता है कि अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, सफ़ेद पोश नौकरी कर रहे हैं, तो वो एक समाज में एक आदर का सूचक, एक प्रतिष्ठा का सूचक हमारा बन जाता है। तो ये कारण है जिनके कारण तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। लोग प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेरोजगारी। बेरोजगारी हमारी क्या होती है?
बेरोजगारी की परिभाषा आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी। 9th में बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यक्ति काम करना चाहे किंतु उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिले, तो उस व्यक्ति की स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। अगर आप पढ़ रहे हो स्कूल में या आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, काम नहीं करना चाहते हो, तो आपको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। अगर आपकी मम्मा घर में काम करती हैं, नौकरी करना नहीं चाहती हैं, तो उनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति काम करना भी चाहता है और कार्य के योग्य भी है और उसको अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता। मान लो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसे काम मिल रहा है, लेकिन उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे दिहाड़ी मजदूर का काम मिल रहा है, क्या वो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी योग्यता के अनुरूप नहीं है। तो हम उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं जब व्यक्ति काम तो करना चाहता है किंतु उसको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी की परिभाषा तो 9th में आती है, फिर भी मैंने आपको एक बार समझा दी है। अभी आपको जो करना है वो बेरोजगारी के प्रकार करने हैं। तो 10th में जो है बेरोजगारी आएगी, दो तरह की बेरोजगारी, एक तो प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरा खुली बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न का मतलब होता है अदृश्य। प्रच्छन्न को हम अदृश्य, छुपी हुई बेरोजगारी या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। खेतों में काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहाँ पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। जब किसी क्षेत्र में विशेष तौर से कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों को काम पर लगाया जाता है, जैसे 2 लोगों को काम की ज़रूरत है, तो हमारे मान लो 2 लोगों की ज़रूरत है काम कराने के लिए, लेकिन उसको 2 की जगह वहाँ काम कर रहे हैं 4 लोग, तो क्या होगा? अगर हम उन 2 लोगों को एक्स्ट्रा को हटा भी दें, तब भी हमारे किसी तरह से उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन हमें उतना ही प्राप्त होगा। तो ये 2 लोग हमें एक्स्ट्रा काम में लगे हुए तो दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि 4 लोगों को रोज़गार मिल गया है, लेकिन 2 लोग ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अगर हम उनको हटा दें उस क्षेत्र से तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब काम करते हो तो उत्पादन भी मिलना चाहिए ना। 4 लोग अगर काम कर रहे हैं तो 4 लोगों के बराबर उत्पादन भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्पादन हमें 2 लोगों के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। 2 लोग काम करेंगे तब भी उतना ही उत्पादन मिलेगा जितना हमारा 4 लोगों के कारण मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो 2 लोग हैं ये हमारे एक तरह से छुपे हुए बेरोजगार हैं। तो इस बेरोजगारी को कहेंगे हम छुपी हुई बेरोजगारी। कि ये अतिरिक्त लोग काम में तो लगे हैं किंतु उनके हटाने से हमारे उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अप्रत्यक्ष बेरोजगारी भी कहते हैं और छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसके साथ इसको हम अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट आता हमारा खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी, जो लोग काम जिनके पास नहीं है, योग्य हैं, उनको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो वो खुले तौर से बेरोजगार नजर आते हैं। जब व्यक्ति को काम करने की इच्छा होने पर भी अपनी योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता, तो वह खुले तौर पर सबको बेरोजगार ही दिखता है और इस स्थिति को हम उसकी खुली बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट आता हमारा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग संगठित क्षेत्र में, आप ये जान लीजिए कि संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं एक तरह से वो लोग सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरकारी मीन संगठित, और जो लोग निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। निजी वाले जो हैं असंगठित हैं और जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये संगठित का है और ये असंगठित का है। तो दोनों के फायदे नुकसान मैंने आपको बताए हुए हैं पहले कि संगठित क्षेत्र में काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने के क्या नुकसान होते हैं। तो जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनका जो है मालिक जो है शोषण कर सकता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका शोषण ना हो, शोषण से बचे और उनका संरक्षण हो। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो कैसे हो, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है जो आपको जरूर करना है। बहुत से लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं जिनमें उन्हें कम वेतन प्राप्त होता है और साथ ही उनका शोषण भी होता है। असंगठित क्षेत्र हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी। तो दोनों ही क्षेत्रों में
इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का संरक्षण होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में भूमिहीन किसान आते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो किसी दूसरे की ज़मीन पे काम करते हैं, वो आते हैं, उनका शोषण हो सकता है। श्रमिक आते हैं, कारीगर, बुनकर, बढ़ई, लुहार, सुनार, ये सब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इन किसानों को समय समय पर बीज कृषि उपकरण, भंडारण सुविधा, ऋण की सुविधा अगर मिलेगी तो ये लोग अपना कार्य कर सकते हैं, अपनी ज़मीन खरीद कर अपना खेती कर सकते हैं और इनको दूसरे लोगों को भी फिर ये रोज़गार देंगे, तो इससे इनका भी संरक्षण होगा और बाकी लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। शहरी क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं वो लोग कहाँ काम करते हैं? निर्माण कार्य, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दिहाड़ी मजदूर की नौकरी कर रहे हैं, तो वो लोग असंगठित क्षेत्र में हो गए। रेहड़ी पटरी वाले, कारखाने के जो मजदूर हैं, ये हमारे असंगठित क्षेत्र में नियोजित शहरी क्षेत्र के श्रमिक हैं। इनका भी संरक्षण करना सरकार का दायित्व बनता है। कैसे करेंगे? सरकार अगर और उद्योग और नए धंधे शुरू करेगी, नए संस्थान शुरू करेगी, तो इन लोगों को रोजगार मिलेगा और ये असंगठित क्षेत्र से निकल कर संगठित क्षेत्र की ओर नियोजित हो जाएंगे और शोषण से बच जाएंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है सकल घरेलू उत्पाद, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा मनरेगा। मनरेगा के बाद आप करेंगे तृतीय क्षेत्र में का बढ़ता हुआ महत्व, क्यों लोग प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, इसके कारण। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी के प्रकार, प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली हुई बेरोजगारी। और लास्ट में आपने करना है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, सरकार इसके लिए ऐसे क्या कार्य करे कि असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों जो शोषण से बच सके।